हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 6 इंडियन ज्योग्राफी। तो आपको मालूम है हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो उसी में हम क्लाइमेट के ऊपर आज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हर तरह के बेसिक से लेवल लेकर एक टफ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर करवाने हैं। फाइन। तो स्टार्टिंग में थोड़े से कंपाउंड क्वेश्चन होंगे। कंपाउंड क्वेश्चन आप समझते हो, जहां पर एक क्वेश्चन के अंदर आप दो दो तीन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो उससे क्या होता है, उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हो पाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिल जाता है जो आप हो सकता है भूल गए होंगे। एग्जाम पे टाइम पे वो चीज़ें भी आपको याद आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में भी कवर करवाया था, लेकिन जब हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ा था तो वहां पर हमने फिर से इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है उसको निर्धारित करने में। फाइन। तो देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 अगर हम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी पहली स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, इक्वेटर इज रिगार्डेड एज ग्रेटर सर्कल। तो मैंने इतनी बार आपको बताया था कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर जो है इसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियन आर ग्रेटर सर्कल। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है ही। दूसरी स्टेटमेंट में बता रहा है कि आपके जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियन, ये सारे के सारे इन सबको ग्रेट सर्कल्स कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग इक्वेटर आर ग्रेटर सर्कल, ये कह रहा है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये पैरेलल्स, ये सारे ये भी लॉन्गिट्यूड्स की तरह, जितने भी ये लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या लैटिट्यूड्स हैं, ये सारे लैटिट्यूड्स इन ही लॉन्गिट्यूड्स की तरह, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी तरह ये भी ग्रेट सर्कल होते हैं इक्वेटर के साथ साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर सिर्फ इक्वेटर, जैसे पहली स्टेटमेंट है कि इक्वेटर जो है वो ग्रेट सर्कल है, ये ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी हम देखते हैं आपके लैटिट्यूड्स हैं, टुवर्ड्स द पोल इनका साइज कम होता जाता है। क्या होता जाता है, साइज कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं इनका साइज कम होता जाता है। ये सारे ग्रेट सर्कल नहीं होते हैं, सिर्फ आपका इकलौता इक्वेटर है जो इन सब में एक ग्रेट सर्कल कहलाता है। ओके, तो लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करूं, ये लैटिट्यूड्स हैं आपके, ये लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम पैरेलल कहते हैं। ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इनमें सिर्फ इक्वेटर है जो ग्रेट सर्कल है। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड्स की, सभी लॉन्गिट्यूड्स ग्रेट सर्कल होते हैं। आई होप ये चीज अब आपको समझ आ गई होगी। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फाइन। आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट देखो क्या है क्वेश्चन, रोटेशन डिसाइड्स डे एंड नाइट वेयर एज रिवोल्यूशन डिसाइड्स वेदर ऑफ द अर्थ। कि जो आपकी अर्थ है उसकी रोटेशन से दिन और रात बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं। जबकि जो रिवोल्यूशन है उससे क्या होता है, उससे हमारी अर्थ का वेदर वो चेंज होता है। तो मुझे बताओ स्टेटमेंट ए ठीक है या नहीं। आपको मालूम है आपकी जो चैट है ना वो लाइव होती है, तो वहां पे रियल टाइम पे आप चैट करते हो, तो बाकी का जो रिस्पॉन्ड होता है वो बिल्कुल आपके साथ ही होता है, रियल टाइम का रिस्पॉन्ड होता है। फाइन। तो इसलिए आप वहां पर जवाब दो और बाकी भी आपके साथ जो एस्पिरेंट्स है वो भी जवाब देंगे, और इससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे फॉल करते हो और बाकी बच्चे जो भी वो भी जो क्लास अटेंड करते हैं उनका भी क्या लेवल है। तो एक दूसरे का लेवल थोड़ा आपको मालूम होगा। ओके, तो बताओ पहली स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। अब जहां तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूं, बहुत से एस्पिरेंट्स जो है वो कह रहे होंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रोटेशन अर्थ जब रोटेट करती है अपने एक्सेस पे, रोटेट करने का मतलब कि आपने एक बॉल पकड़ी उसको एक ही जगह गोल 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 घुमा रहे हो, वो रोटेट होता है। अपने एक्सेस पे आप गोल गोल घूम रहे हो, वो रोटेट होता है। तो जिसके अंदर हमें कितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट होने में, लगभग 24 घंटे लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, जिससे दिन और रात बदलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा आता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन का मतलब है कि ये सन है यहां पे, ठीक है। अब अर्थ इसके चक्कर लगाएगी,
अर्थ इसके चक्कर लगाएगी, ठीक है। ये होती है रिवॉल्यूशन। तो पूरा ये एक चक्कर लगाने में लगभग कितना, 1 साल का टाइम लगता है, ठीक है ना, लगभग 1 साल, 365 डेज। और इससे क्या होता है, इससे अर्थ का, ये बता रहा है, वेदर डिटरमाइन होता है। क्या होता है, अर्थ का वेदर डिटरमाइन होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे गलत है। अगर किसी को मालूम है कैसे गलत है, प्लीज वहां पे लिख दो साथ में कैसे गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेदर बोला है। रिवॉल्यूशन से वेदर चेंज नहीं होता है। रिवॉल्यूशन से क्या होता है, आपका क्लाइमेट चेंज होता है, हाँ, क्लाइमेट भी चेंज नहीं होता है। मैं तीनों चीजों का डिफरेंस बताता हूं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एग्जामिनर कैसे खेल सकता है आपके साथ। ये जरूरी नहीं है कि चारों स्टेटमेंट आए, हो सकता है सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगा। वहां पे वो वन लाइनर इसके ऊपर कैसे बनाएगा, जरा दिमाग ना ठंडा रखना और यहाँ पे सुनना। वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ पे देखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। रिवॉल्यूशन डिसाइड्स, DECIDES, ठीक है, डिसाइड्स ऑप्शन 1 वेदर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन 2 क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी सीजन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन 4 डाला होगा ऑल ऑफ द अबो। आपने बड़े मजे से ऑल ऑफ द अबो कर देना है। ये तो एक ही होता है, वेदर क्लाइमेट सीजन एक ही चीज है। भाई वेदर कैसा है वहां पे, आपके घर में क्लाइमेट कैसा है, आपके घर में सीजन कैसा है, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। अब ध्यान से सुनना। एक आ गया क्लाइमेट, एक आ गया वेदर, एक आ गया सीजन। फाइन। क्लाइमेट होता है, ओवरऑल हम देखते हैं मिनिमम 30 साल का टाइम पीरियड लेते हैं, एक जगह पे कैसा क्लाइमेट रहता है, वहां पे कैसा मौसम रहता है। मिसाल के तौर पे पता है कश्मीर में सर्दियों में बर्फ पड़ती है, जम्मू में नहीं पड़ती। पता है राजस्थान का टेम्परेचर क्या है, बहुत गर्म है। मालूम है कि दिल्ली में सर्दियां बहुत खतरनाक होती है और गर्मियां भी बहुत खतरनाक होती हैं। मालूम है कि जो कोस्टल सिटीज हैं वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना उतनी गर्मी होती है ना उतनी सर्दी होती है। यूरोप ठंडा है, ठीक है, अफ्रीका गर्म है। ये क्या है, क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग होती किसी जगह को लेकर कि वहां पर कैसा क्लाइमेट है। आपको मालूम है कश्मीर में बहुत ज्यादा सर्दियां होगी, लद्दाख में उससे भी ज्यादा ठंडा होगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है क्योंकि हम कई सालों से वहां का जो वेदर है, वहां के जो सीजन है, उनको स्टडी करते हुए हमने ये कंक्लूड कर लिया है। ये होता है क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, वेदर सुबह धूप है, मजे से घर से बाहर निकले, दोपहर में बारिश शुरू हो गई। वेदर जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ क्लाउड्स। बादल आए, बारिश हो गई। या फिर सुबह सुबह बारिश हो रही थी, आप ऑफिस नहीं चले गए, आप कॉलेज नहीं गए, आप मजे से सो गए, आपने देखा 10-11 बजे फिर से धूप शुरू हो गई। तो वेदर जो होता है ये घंटों में चेंज होता है, ठीक है। और सीजन क्या होता है, सीजन एक साल में अलग अलग जो फेजेस आते हैं। सबसे पहले विंटर्स आएंगे, है ना, जनवरी फरवरी। फिर उसके बाद स्प्रिंग, जब फूल खिलेंगे, फल फ्रूट बनेंगे, है ना, स्प्रिंग। फिर उसके बाद आपका समर शुरू हो जाएगा, है ना, गर्मियां आ जाएंगी। फाइन। फिर समर के बाद क्या हो जाएगी, सर्दियां आने से पहले पहले पतझड़ शुरू हो जाएंगे, पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाएंगे, ऑटम आ जाएगा, फिर से विंटर शुरू हो जाएंगे। ये होते हैं सीजन। तो ये जो सीजन है ना, सीजन विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, ये सीजन अर्थ की रिवॉल्यूशन से चेंज होते हैं। अर्थ की रिवॉल्यूशन से क्लाइमेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लाइमेट जो हमें मालूम है कि कश्मीर का क्लाइमेट सर्दियों में ठंडा होगा, वो ठंडा ही होगा, ठीक है। वो गर्मियों में कैसा होगा, मॉडरेट होगा, वो मॉडरेट ही होगा। जम्मू में बहुत ज्यादा गर्मियां होगी, वो मालूम है। फाइन। लेकिन ये हमें मालूम है चेंज क्या चीज होगी, कि विंटर्स आएंगी, स्प्रिंग आएगा, समर आएगा, ऑटम आएगा, जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व होती जाएगी अराउंड द सन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, सीजन क्या होता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गई क्योंकि इन्होंने यहां पे वेदर लिखा हुआ था। क्या था, वेदर। अगर यहां पे सीजन होता फिर ये ठीक था। फिर उसके बाद पेरीहीलियन, एपहीलियन का अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट है तो देखो, अर्थ जब अराउंड द सन, ये मान लो ये सन है। अब अर्थ जो है ना कुछ ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में इसके अराउंड घूमती है। इससे क्या होता है, मान लो कि आपकी अर्थ जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन।
और यहाँ पर सबसे मान लो अर्थ अगर यहाँ पे है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं एपहीलियन। क्या बोलते हैं? एपहीलियन। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े आप लोग बहुत लैग कर रहे हो। तो पेरीहीलियन जो है ये बता रहा है कि ड्यूरिंग पेरीहीलियन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। इतनी स्टेटमेंट ये ठीक है। आगे बता रहा हूँ 3 जून। 3 जून को होता पेरीहीलियन की डेट क्या है? ये पोजीशन जो है ना ये कब हमें देखने को मिलती है? ये हमें 3 जनवरी को देखने को मिलती है। कब? 3 जनवरी को। यहाँ पे लिखा है 3 जून, इसलिए ये गलत हो गया। और एपहीलियन कब हमें देखने को मिलता है? ये हमें 4 जून को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह से स्टेटमेंट 3 जो है वो क्या बोल रहा है? 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 21 मार्च 30 सितंबर को इक्विनॉक्स डे कंसिडर किया जाता है। जब इक्विनॉक्स का मतलब आपके दिन और रात की जो टाइमिंग है ना, उतने ही टाइम का दिन होगा, उतने टाइम की रात होगी, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। फाइन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को हमारे इक्विनॉक्स होते हैं। तो आई होप ये इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी है तो इनको कहीं से पढ़ लेना। यहाँ पे जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बता दिया। ये बहुत चीज़ है, बहुत लंबी चीज़ है। यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। मुझे पढ़ाना नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, और वो मैं उसके अंदर फिर जो जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ होगी वो मैं साथ साथ में करवा भी देता हूँ। तो हमने देखा पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वेदर लिखा था। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि डेट गलत दिखी थी। सी और डी बिल्कुल सही है। तो अब मुझे बताओ अब क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का अब जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का अब जवाब क्या होगा? सो द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब क्या है आपका? शाबाश, आपका ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अब आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए कैसे? ये तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमसे पूछा ही इनकरेक्ट है, हमसे पूछा ही इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है? पहली 2 इनकरेक्ट है, वही हमें निकालनी थी। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं, उन लेयर्स को टॉप टू बॉटम ऐसे कि सबसे ऊपर कौन सी लेयर है, फिर उसके नीचे कौन सी है, फिर उसके नीचे कौन सी, और फिर उसके नीचे कौन सी लेयर है, ऐसे इनको अरेंज करना है। फाइन। तो आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फियर। फिर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। तो हमें क्या बोला है? टॉप से बॉटम। सबसे ऊपर है थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर का नंबर 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद मेसोस्फियर, मेसोस्फियर का नंबर 4 है। फिर स्ट्रेटोस्फियर आती है, स्ट्रेटोस्फियर का नंबर 1 है। फिर ट्रोपोस्फियर आती है, ट्रोपोस्फियर का नंबर 3 है। 2 4 1 3, 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपका ऑप्शन डी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, किस लेयर के अंदर क्या चीज होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम में वो सिर्फ इतना पूछेगा कि लैप्स रेट is observed in which of the following layer, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere। या फिर वो आपसे पूछेगा meteoroids burn up in which of the following layer, troposphere, stratosphere, mesosphere या thermosphere। फाइन। कंपाउंड क्वेश्चन बनाने का फायदा यही है, अगर मैंने एक ही सिंगल क्वेश्चन बनाना था फिर मैं इनमें से कोई एक डालता। कंपाउंड से ये है कि ओवरऑल सभी लेयर्स का आपको पता लग जाएगा किस में क्या है। तो जिन लोगों ने अगर मिस भी किया होगा तो वो लोग भी यहाँ पर सीख सकते हैं। चलिए, एक तो लेयर्स का समझ आया ना। सबसे पहले कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ये इनका नीचे से ऊपर के लिए अरेंजमेंट है, ऑर्डर है। अब किसके अंदर क्या है? ट्रोपोस्फियर के अंदर हमें लैप्स रेट देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही चीज़ है, लैप्स रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लैप्स रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आल्टीट्यूड में हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है हाइट के साथ। जैसे कि जम्मू में गर्मी होगी, जैसे जैसे मैं पत्नीटॉप की तरफ जाऊंगा ठंडा होता जाएगा, कश्मीर और ठंडा, लद्दाख उससे भी ठंडा। तो हाइट अगर बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, इसको लैप्स रेट बोलते हैं या नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं बोलते, सॉरी, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप सिर्फ लैप्स रेट याद रखो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ट्रोपोस्फियर जो है, ट्रोपोस्फियर के अंदर लैप्स रेट हमें देखने को मिलता है, ये ठीक है। ऑल वेदर फिनोमिना, ये एआई नहीं है, ये ऑल है। ऑल वेदर फिनोमिना, जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, जितने भी बादल वगैरह जो बनते हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन सारी यहीं पे होती है आपके ट्रोपोस्फियर के अंदर।
ओके, इसीलिए आपके जो एयरक्राफ्ट हैं, जो जहाज वगैरह हैं, हवाई जहाज, वो ट्रोपोस्फियर में नहीं चलते हैं, वो चलते हैं आपके स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में लैप्स रेट, ये भी याद रख लेना एक और फैक्ट, यहाँ पे लैप्स रेट हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, बिल्कुल टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो जैसे लैप्स रेट में मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं हाइट में ऊपर जाऊंगा ना, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर होता, उल्टा होता है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर होती है, इसकी वजह से। तो इसलिए इस फिनामिना को बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, और ये दूसरा वाला फिनामिना इसको बोलते हैं लैप्स रेट। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन समझ आया क्या होता है। जैसे लैप्स रेट होता है ना कि आप ऑल्टीट्यूड में, हाइट में ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता है, वो लैप्स रेट होता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। मेसोस्फीयर में क्या होता है, मेसोस्फीयर भाई सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, और आपके जो भी मीटरॉइड्स ऊपर से आते हैं वो यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन यहीं पे जल जाते हैं। ठीक है, यहाँ अर्थ पे पहुंचने से पहले यहीं पे जल जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल मेसोस्फीयर के बारे में ठीक है। थर्मोस्फीयर का पूछा कि ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है, बिल्कुल। इसी के अंदर आयोनोस्फीयर पाई जाती है, बिल्कुल। और ओराज फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, वो आपने देखी है, वो लाइट जो ब्लू ग्रीन कलर की पोलर रीजन के अंदर जल रही होती है आसमान के अंदर, उनको बोलते हैं। तो वो यहाँ पर थर्मो लेयर के ही अंदर, बल्कि आयोनोस्फीयर के अंदर देखने को मिलती है। फाइन, तो ये चारों स्टेटमेंट ठीक से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ए बी सी डी चारों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड एज एल्बिडो विच इज 45%। सन से सनलाइट आई, ठीक है, जमीन पे गिरी, जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, इस प्रोसेस को एल्बिडो कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। लेकिन ये 45% नहीं, ये कितना है, 35% है। 35% जो सनलाइट है वो डायरेक्टली वापस चली जाती है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी है हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, कि अगर ये मान लो ये लैटिट्यूड्स हैं अर्थ के ऊपर पैरेलल, तो हॉरिजेंटल जो यहाँ से यहाँ हवा आएगी या फिर यहाँ से यहाँ हवा जाएगी, हॉरिजेंटल, ठीक है, अक्रॉस द लैटिट्यूड, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। तो क्या ये ठीक है? ठीक है, गलत है, ये गलत है। कन्वेक्शन नहीं बोलते उसको, एडवेक्शन, ADVEC, एडवेक्शन उसको बोलते हैं। कन्वेक्शन क्या होती है, कन्वेक्शन होती है जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, एयर की वर्टिकल मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पे ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड, आपकी अर्थ गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो हवा होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर ठंडी हो जाएगी, लैप्स रेट की वजह से ठंडी हो जाएगी, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आ जाएगी। तो ये पूरा साइकिल, नीचे फिर से गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर फिर से ठंडी होकर नीचे आएगी। तो ये कन्वेक्टिव करंट्स, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है। हॉरिजेंटल इनने पूछा था, तो हॉरिजेंटल को एडवेक्शन बोलते हैं, इसलिए ये गलत है। फॉग एंड फ्रॉस्ट इज रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन ट्रोपोस्फियर। अभी हमने देखा ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, लैप्स रेट होता है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऊपर से आकर हवा, गर्म लेयर जो है हवा की, वो जम जाती है, उसकी वजह से कन्वेक्शन, जो अभी मैंने समझाया ना कन्वेक्शन कैसे बनती है, वो कन्वेक्शन नहीं हो पाती। उसकी वजह से सारी जो एयर है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, तो हर तरफ फॉग जमा हो जाता है। जैसे आजकल चल रहा है फॉग, ठीक है, फॉग जमा हो गया, और फ्रॉस्ट जमा हो जाती है। फ्रॉस्ट समझते हो ना, जो कोहरा होता है, जैसे आप देखोगे आईनों के ऊपर वो थोड़ी वो बर्फ बर्फ छोटी सी जमी हुई होगी, फाइन, वो फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो फॉग और फ्रॉस्ट हमें देखने को मिलती है जब टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि जो चीज स्ट्रेटोस्फीयर में होती थी वही आपके ट्रोपोस्फीयर में होने लग गई। फाइन, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रेशर इज मेजर्ड बाय बारोमीटर इन मिलीबार्स। तो बारोमीटर आपका होता है, उसके अंदर मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो है प्रेशर, एयर प्रेशर मेजर किया जाता है, और किस यूनिट में, मिलीबार्स के अंदर यूनिट किया जाता है। तो बारोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है, और मिलीबार जो है यूनिट है। जैसे कि गाड़ी की स्पीडोमीटर है, ठीक है, तो उससे मेजर की जाएगी, और यूनिट क्या होगा, किलोमीटर, माइल्स, जो भी होगा। ठीक है, इंडिया के अंदर हम किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फाइन, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का,
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट क्या है? पहली दो इनकरेक्ट है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर, यानी ए और बी गलत है, बाकी तो सब ठीक है, बी सी और डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगा, कल मैं देख रहा था किसी ने कमेंट किया था, कहा था बेकार क्वेश्चन करवा रहे हैं, एग्जाम में आएंगे नहीं। ओके, तो मुझे मालूम नहीं है कौन लोग हैं जिनने पेपर शायद पहले ही देख के रखे, उनको मालूम है क्या आने वाला है। ये लोग यूजुअली कमेंट इसलिए करते हैं बाकी बच्चों को ना, ताकि बाकी बच्चे भी छोड़ दें। खुद कर लिया होगा, पूरी वीडियो उसने देख ली और फिर उसने कमेंट की कि बेकार है। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ऐसे बेकार लोगों की कमेंट्स वगैरह उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करो। कुछ लोग ठीक चीज़ पढ़ाई होगी उसको भी बोलेंगे गलत। क्यों? ताकि बाकी जो है यहाँ से देखते ही, कमेंट देखते ही वो वापस चले जाएं और मैं आगे निकल जाऊं, और ऐसे लोग कभी आगे नहीं निकलते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये जब मैंने क्लास में करवाया था कांस्टेबल बैच के बच्चों को, तो पहले मैंने पूरी क्लाइमेटोलॉजी की बेसिक उनको समझाया था, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। ठीक है, इंडिया का क्लाइमेट फिर जाकर मैंने उनको समझाया था। अदरवाइज इंडिया का क्लाइमेट ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता। क्लाइमेटोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो समझाने पड़ते हैं। ठीक है, यही टेम्परेचर इन्वर्जन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एल्बिडो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, ITCZ, ये सारी चीज़ें समझानी होती, फिर मॉनसून जाकर समझ आता है। ओके, और आप बोलोगे क्वेश्चन यहाँ से आते, फोर्थ क्लास के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एल्बिडो के ऊपर, लेवल 4 के उसके अंदर फोर्थ क्लास के जो एग्जाम होते हैं ना, 10th लेवल जहाँ पे क्वालिफिकेशन, ये चीज़ें पूछी गई है, कन्वेक्शन कंडक्शन पे पूछे गए हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं कि मुझे मन किया, रात को ख्वाब आया और मैंने करवा दिए, एनालिसिस करके इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रेशर बेल्ट की मैं बात कर रहा था। तो प्रेशर बेल्ट के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब ये आप लोगों को पढ़ी हुई होनी चाहिए थी खुद ही। देखो क्या है, ये बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे क्लास लंबी हो जाएगी। प्रेशर बेल्ट के ऊपर बोल रहा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है उनको डोल्ड्रम कहते हैं, और ITCZ आपका वहीं पर बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इनको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ट्रेड विंड फ्लो इन फेरल सेल, ये गलत है। आपकी ट्रेड विंड जो होती है वो किस सेल में फ्लो करती है? हार्डलेस सेल में। क्लास में मैंने कहा था ना, ऐसे याद रखना, ट्रेड करना बहुत हार्ड है, तो हार्डलेस सेल में ट्रेड विंड चलती है। ठीक है, ये गलत है। ईस्टर्लीज फ्लो इन पोलर सेल, तो पोलर सेल जो है उसके अंदर आपकी ईस्टर्लीज फ्लो करती हैं। ठीक है ना, ये तो ठीक है। आपका जो पोलर सेल बनता है उनको कहते ही पोलर, वहाँ से जो विंड्स आती है पोल से, उनको पोलर ईस्टर्लीज ही कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है। हमसे बोला है चूज करो करेक्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी, ABD, क्योंकि सी जो है वो गलत है। चलो, ये है आगे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन जिस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पीछे वाले मैंने क्यों करवाए? क्योंकि पीछे वाले जो हैं इनको वन लाइनर बनाकर वहां पर उनने पूछना था, तो अगर मैं वन लाइनर करके पढ़ाता तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती। हो सकता था प्रेशर बेल्ट के ऊपर मैं एक ही क्वेश्चन आपको पूछ लेता, तो बाकी प्रेशर बेल्ट का आपको नॉलेज नहीं आता। फिर हो सकता था मैं आपको ये जो लेयर्स हैं इसमें से सिर्फ एक ही मीसोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन पूछता, तो आपको बाकी लेयर्स का फिर नॉलेज नहीं रहता, इसीलिए मैंने कंपाउंड क्वेश्चन बनाया था। अब देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं, वो पीछे कॉन्सेप्ट थे। विच ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट? एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? सीवियर, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक, यानी या बहुत ठंड या बहुत गर्मी। तो कहाँ पर? रामेश्वरम, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली। देखो ये रामेश्वरम, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सारी आपकी कोस्टल सिटीज़ हैं समंदर के साथ। और मैंने आपको बताया जो समंदर के साथ लगने वाली जो कोस्टल सिटीज़ होती है वहाँ पे मैरी टाइम क्लाइमेट होता है। और मैरी टाइम क्लाइमेट क्या होता है? जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड होती है। दिल्ली में बहुत ही खतरनाक ठंड, बहुत ही खतरनाक गर्मी देखने को मिलती है। अभी विंटर्स आ रहे हैं ना, अभी देखना ऐसा ना हो इस बार, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन हर साल हमें सुनने को मिलती है इतने लोगों की डेथ हो गई ठंड की वजह से दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज कंसिडर टू काज एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियन क्लाइमेट? इंडियन क्लाइमेट के ऊपर इनमें से किस चीज का बुरा इफेक्ट पड़ता है? एल नीनो, ला नीनो, बोथ, या नन ऑफ द अबव? तो एल नीनो। तो जब एल नीनो इवेंट होता है, उस इवेंट की वजह से इंडियन मॉनसून के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बारिशें बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विंटर्स वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम विच सी? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं, टेम्परेट साइक्लोन भी हम उन्हें कहते हैं, ये किस समंदर से ओरिजिनेट होते हैं? क्योंकि वहां से ओरिजिनेट होकर फिर ये इंडिया में आते हैं, नॉर्थ इंडिया में, और आपके कश्मीर, जम्मू के अंदर बारिशें करवा देते हैं। तो ये मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का? शाबाश। सिलचर, मोम्सा, मोसिनराम, गुवाहाटी।
क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर है मोसिनराम। ठीक है, और मोसिनराम से भी ज़्यादा बारिश कौन सी जगह पे होती है? एक और जगह है, मेघालय के ही अंदर है। मुझे उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख कर, यहाँ पे नहीं, लाइव में नहीं, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे उसका जवाब देना। हॉट विंड क्वेश्चन नंबर 11 ब्लोइंग नॉर्थन प्लेन्स इन समर। समर में बहुत ही गर्म किस्म की हमें एक हवा यहाँ पर देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिलती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम लू है। क्या है? लू है। क्वेश्चन नंबर 12 विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि दिन में बहुत गर्मी होगी, रात को बहुत ठंड होगी। तो ये कहाँ पर होता है? इसका जवाब आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। पहलगाम, लेह, तिरुवनंतपुरम या जैसलमेर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी है इतने आपके क्लाइमेट के लिए। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा जो चीज़ें आप लोगों ने लैग की होगी, जो पढ़ी नहीं होगी, यहाँ पर मैंने वो कवर करवा दी होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।